हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रिच माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा जैन एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो ये चैप्टर भी हमने जैसे अर्लियर चैप्टर कंप्लीट किए हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो भी डायग्राम्स एंड फिगर्स होते थे, जो पुरानी पिक्चर्स हैं हिस्ट्री की, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, और चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है उनके सारे आंसर्स डिस्कशन जो है हम वो यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रॉपर्ली समझना है तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में। सो ये जो चैप्टर है बेसिकली यहाँ पर जो किंगडम्स और ट्रेडर्स थे ना, वो कैसे सी कोस्ट के अराउंड या सिल्क रूट से आए, बुद्धिज्म कब स्प्रेड हुई, कैसे क्या हुआ, पिलग्रिम्स जो थे उनमें भक्ति या फिर जो रिलीजन के लिए और डेडिकेशन कब से स्टार्ट हुआ। ट्रेडर्स के बारे में जानने मिलेगा कि कैसे ट्रेडर्स फाइन पॉटर्स जो पॉटरीज होते थे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते थे, जहां पर वो बनते थे वहां से वो अपने मार्केट में लेकर जाते थे। न्यू रूट जो थे वो एक्सप्लोर हुए, न्यू किंगडम सेटअप हुए कोस्ट के अलॉन्ग, एंड कैसे सिल्क रूट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद बुद्धिज्म जो था वो वाइडली स्प्रेड था, एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, भक्ति की बिगनिंग डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट होता है जगनी से, जगनी एट द मार्केट। So Jagni looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cotton printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which केम फ्रॉम द सिटी। सो जगनी जो है वो विलेज में जब भी फेयर लगता था, जो मेले लगते हैं, वहां पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। पॉट्स जो है उनको टच करना, शाइनी स्टील के पैन्स जो रहते थे, या फिर प्लास्टिक बीकर्स और बकेट्स, एंड साथ साथ जो प्रिंटेड क्लॉथ्स है जिनमें फ्लोरल डिजाइन होती थी, क्लॉकवर्क वाले जो टॉयज होते थे, सारी चीजों को देख के वो बहुत फैसिनेट हो जाती थी। द मैन हु स्प्रेड आउट दीज देयर वेयर्स कम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। सो जो भी लोग ये सारा कुछ सेल करने के लिए आते थे, मार्केट लगाते थे, वो बस से आते थे एंड देन फिर बस या ट्रक से आते थे एंड पूरा दिन वर्क करने के बाद रिटर्न चले जाते थे। Why were they always on the move? तो वो हमेशा मूव क्यों कर रहे होते हैं? She wondered. Her mother explained that there were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. तो उसने जगनी के माइंड में क्वेश्चन आया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, why they are always moving. तो उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है, ये लोग जो होते हैं ट्रेडर्स होते हैं, एक मार्केट से ऑब्जेक्ट्स बाय करके दूसरे मार्केट में जाके सेल करते हैं। फिर उसके बाद अब चैप्टर स्टार्ट यहाँ पर होता है, जहां पर हम और देखेंगे कि ट्रेडर्स जो हैं वो और क्या करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। यू रीड अबाउट द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में हमने NBPW पढ़ा कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एंड इसको क्यों नदर्न टर्म यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि नदर्न पार्ट में मिलते थे ये। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। बट इसमें भी ना जो मोस्टली पॉट्स थे वो नॉर्दर्न रीजन में मिले, बट इसके अलावा जो प्लेट्स एंड बोल्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी मिले। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो है इस प्लेस तक कैसे पहुंचे होंगे। Traders may have carried them from the place where they were made to sell them at other places. जो ट्रेडर्स थे ना वो कैरीड अवे हो गए थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, जहां पर वो बनाते थे अपना, जहां पर कोई भी सामान बन रहा था वहां से ट्रेडर्स क्या करते थे, सामान खरीद के दूसरी प्लेसेस तक लेके जाते थे। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो साउथ इंडिया में क्या किस चीज के लिए फेमस था, गोल्ड के लिए, जो गोल्ड मेटल होता है। देन इसके अलावा स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, एंड इनमें भी स्पेशली क्या होता था, पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, एंड प्रेशियस स्टोन्स। और इसके अलावा और क्या था, प्रेशियस स्टोन्स भी मिलते थे वहां पर। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। सो पेपर क्या है, रोमन एम्पायर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्लैक पेपर वहां पर कि इसको ब्लैक गोल्ड के नेम से भी जाना जाता है। सो traders carried many of these goods to Rome in the ships across the sea and by land in caravans.
तो जो रोम के लोग थे ना वो बहुत सारा सामान शिप्स में एंड सी रूट के थ्रू और लैंड रूट के थ्रू कैरवन्स में लेकर चले गए. देयर मस्ट हैव बीन quite a lot of trades as many Roman gold coins have been found in South India. So बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ होगा. क्यों बोल सकते हैं इनके कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ होगा? क्योंकि साउथ इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स जो है वो फाइंड आउट किए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में. ना कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया? सो ये इंडिया कैसे आए और क्यों आए? तो क्यों आने का रीज़न तो है कि एक्सप्लोरर्स होते हैं तो वो तो पूरे वर्ल्ड में नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते रहते हैं तो आ जाते हैं. एंड कैसे आने का होता है कि बाय सी रूट्स, जो सेलर्स होते हैं उस फॉर्म में आते हैं. कुछ लोग बाय लैंड रूट से ही ट्रैवल करते हुए आ जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. सो ये सिंपली जो एक्सप्लोरर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनका वर्क ही यही होता है. Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. तो traders जो थे वो बहुत सारे sea routes जो थे एक्सप्लोर किए. इनमें से कुछ जो थे वो क्या फॉलो करते थे? कॉस्ट्स फॉलो करते थे. जो सी कॉस्ट होता है ना वो भी फॉलो करते थे, मतलब उस रूट से आते थे. There were other across the Arabian Sea and Bay of Bengal. And कुछ ऐसे भी थे जो कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से भी आए. Where sailors took advantage of the monsoon winds to क्रॉस द सी मोर क्विकली. तो वहां पर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में किस चीज का एडवांटेज मिल गया था? मॉनसून विंड का एडवांटेज. तो मॉनसून विंड की वजह से क्या होता था ना कि वो सी को इजीली क्विकली को क्रॉस कर लेते थे. वो बोट को सेल करने में हेल्प मिल जाती थी. सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मॉनसून. सो अगर उन लोगों को क्या करना होता था, वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना है सब कॉन्टिनेंट के, ईस्ट अफ्रीका से या फिर अरेबिया से स्टार्ट करते हुए, तो वो कौन सा पाथ चूज करते थे? सेल करने का पाथ. कौन से डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की डायरेक्शन में. एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी. एंड ऐसे लॉन्ग जर्नी के लिए नॉर्मल बोट्स नहीं, स्टर्डी शिप्स की रिक्वायरमेंट होती थी. देन न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट. तो अब ये जब ट्रेड एंड ट्रेडर्स जो थे वो उस कोस्ट पे आ रहे थे या जा रहे थे वहां से, तो इसीलिए जो कोस्ट थे वहां पर न्यू किंगडम थे सेटअप होने लगे. द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज. अमंग दिस द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल. सो ये जो रिवर वैलीज है उनमें से कावेरी जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है. चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल. सो जो चीफ और किंग हुआ करते थे ना, जो कि रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे एंड कॉस्ट को कंट्रोल करते थे, वो सबसे ज्यादा रिच एंड पावरफुल हो गए. संगम पोएम्स मेंशन द मूविंदर एंड जो संगम पोएम्स हैं वो किस चीज के बारे में मेंशन कर रहा है? मूविंदर के बारे में. ये क्या है? तमिल वर्ड है. दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स. तो ये वर्ड का मतलब क्या है? 3 चीफ्स है. यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज. एंड ये किस लिए यूज होता है? रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज होता है. तो चोलास, द चेराज एंड द पांड्यास. तो ये किस किस के लिए यूज हुआ? चोलास, चेराज एंड पांड्यास के लिए. हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो. सो जो 2300 ईयर्स पहले ही पावरफुल हो गए थे. ईच ऑफ द 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one of the coast and one on the coast. So ये जो हर एक चीफ है उसमें 2 सेंटर्स हैं. एंड ये जो 2 सेंटर्स हैं पावर के, एक इनलैंड हो गया एंड एक हो गया क्या? कोस्ट पे है. आउट ऑफ दीज 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन 6 cities में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पुहार एंड कावेरी पट्टिनम. तो ये अलग अलग प्लेसेस हैं, मतलब जो चीफ सेंटर्स थे, चीफ्स थे, उनमें भी 2 सेंटर्स थे, सेंटर ऑफ पावर थे. एक इनलैंड था एंड एक कोस्ट पे था. एंड इसमें उसके अलावा क्या था? 6 सिटीज थी जिनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी, पुहर एंड कावेरी पट्टिनम. तो ये इनको अंडरलाइन करते जाते हैं हम यहाँ पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाते हैं. तो अब आप ये देख रहे होंगे कि बुक में तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये कब आएंगे काम में? तो आप काफी सारे ना अदर एग्जाम्स देखोगे, क्विज होती हैं, या फिर सोशल साइंस का आपका 6th में नहीं हो रहा है पर 8th में अगर एग्जाम होगा तो उसमें सिलेबस जो है वो 6th क्लास का भी आ जाता है, सोशल साइंस का. क्लियर? तो अब 6th क्लास का सिलेबस आएगा तो वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर सिर्फ उनमें से तो आएगा नहीं, चैप्टर के बीच में से भी आ जाता है. तो चैप्टर के बीच में इसीलिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो अंडरलाइन करते जाते हैं. तो जो यहाँ पर हमने देखा था कि रिवर वैली और
कावेरी के अराउंड सराउंडिंग में जो है वहाँ पर बहुत फर्टाइल एरिया है। चीफ्स एंड किंग्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है? रिवर वैलीज। एंड कॉस्ट जो है वो रिच और पावरफुल होते जाते हैं। संगम पोएम्स क्या मेंशन करती हैं? मोविंदर मेंशन करते हैं। एंड ये एक तमिल वर्ड होता है जिसका मतलब क्या है? 3 चीज है। इनमें से ये जो 3 चीज हैं ये किस लिए यूज होते हैं? 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज होते हैं। कौन सी 3 रूलिंग फैमिलीज हैं? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ये रूलिंग फैमिली है जो कि कब पावरफुल और ज्यादा हो गए थे साउथ इंडिया में? 2300 ईयर्स पहले हो गए थे। हर एक 3 चीफ में क्या होते थे? 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते थे। एक इनलैंड पावर होता था और एक कोस्ट पावर होता था। एंड ऑफ दीज 6 सिटीज, और ये जो 6 सिटीज हैं उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूहर एंड कावेरी पत्तिनम। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पोर्ट्स ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। तो इसके अलावा और क्या क्या था? चोलास का जो पोर्ट था वो, एंड मदुरई जो कि क्या थी? कैपिटल थी पांड्यास की। तो पूहर या फिर कावेरी पट्टम चोलास का पोर्ट था एंड मदुरई जो है वो पांड्यास की कैपिटल थी। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। जो चीफ थे ना वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे? अब लोगों से गिफ्ट रिसीव करने की डिमांड करते थे कि भाई हमको गिफ्ट दे दो, टैक्स मत दो। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन और एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। तो वो मिलिट्री एक्सपेंडिशन पे भी जाते थे एंड वहां से फिर नेबरिंग एरियाज जो थे उन लोगों से ट्रिब्यूट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स एंड मनी कलेक्ट करके लेकर आते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, शोल्डर्स एंड पोस्ट। सो कुछ जो उनकी इनकम होती थी, वेल्थ, वो रख लेते थे, बाकी सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, फैमिली मेंबर्स में, सोल्जर्स में एंड पोएट्स में। मेनी पोएट्स हुज कॉम्पोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन रिवॉर्डेड देम विद प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट एंड फाइन क्लॉथ। तो काफी सारे पोएट्स ऐसे भी थे जो कि संगम कलेक्शन जो है ना उसमें पोएम्स लिखते थे एंड उसमें जो पोएम्स लिखते थे उसमें सिर्फ किसका प्रेज कर रहे होते थे? किसको प्रेज कर रहे होते थे? चीफ्स को प्रेज करते थे। तो इसीलिए चीफ्स खुश होकर उनको प्रेशियस स्टोन, गोल्ड एंड ये सारे गिफ्ट्स दिया करते थे। अराउंड 100 years later, a dynasty known as Satavahanas become powerful in western India. So 200 years पहले 200 ईयर्स और बाद में एक डायनेसिटी जिसको बोलते हैं सतवाहनास बहुत पावरफुल हो गई थी वेस्टर्न इंडिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ये जो सतवाहनास के इंपॉर्टेंट रूलर था इसमें किसका नेम आता है? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का नेम आता है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। सो हम उनको किस वजह से जानते हैं? इंस्क्रिप्शन जो कंपोज हुई उसकी मदर के बिहाफ पे जाना जाते हैं वो गौतमी बालाश्री। तो मदर का नेम क्या था? गौतमी बालाश्री। ही and other Satavahanas ruler were known as lords of the दक्षिण पथ। तो ये यहाँ पर किस किस का नेम आ जाता है कि ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी एंड जो सतवाहना रूलर थे उनको क्या बोला जाता है? दक्षिण पथा का रूलर बोला जाता है या फिर लॉर्ड बोला जाता है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज also used as a name for the entire southern region। तो ये जो रूट है वो कहाँ तक लेके जाता है? दक्षिण पथ, साउथ तक लेके जाता है। एंड इसको और किस जगह पे यूज किया जाता है? जो पूरा जो सदर्न रीजन है उसके लिए भी सेम वर्ड यूज किया जाता है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न कोस्ट। एंड इसके अलावा इन्होंने अपनी आर्मी कहाँ कहाँ और सेंड की थी? ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट में सेंड की थी। व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट? सो ये कोस्ट कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? सो जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे उनका रीजन क्या था कि वो कॉस्ट क्यों कंट्रोल कर रहे थे? क्योंकि इंडिया का ट्रेड जो फॉरेन कंट्रीज से था ना वो एक्टिव ट्रेड था, बहुत ज्यादा ब्रिस्क ट्रेड था। सो जो चीफ एंड किंग थे जो रिवर वैली को कंट्रोल कर रहे थे या फिर कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे थे वो रिच एंड पावरफुल होते जा रहे थे। इसीलिए वो अपनी आर्मी सेंड की वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न कॉस्ट में एंड कंट्रोल ट्राई किया कि ये ट्रेड जो है वो कंट्रोल हो जाए, इससे कि जो चीफ्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। तो सिल्क अभी तक तो हमने देखा कि कॉस्ट जो सेलर्स थे वो आए, फिर अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सिल्क रूट है। तो सिल्क रूट से कैसे आए? जो पूरी प्रोसेस है ना सिल्क बनाने की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि रॉ सिल्क है वो एक्सट्रैक्ट होता है कोकून से, सिल्क वर्म्स का जो कोकून होता है, फिर उसको स्पन किया जाता है थ्रेड में एंड फिर जो थ्रेड है उसको वॉर्प किया जाता है क्लोथ्स में।
तो ये टेक्निक जो है वो सबसे पहले किसने बनाई थी, चाइना ने बनाई थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि सिल्क रूट से मतलब क्या है, क्या स्टोरी है सिल्क रूट की। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। तो जो रिच ग्लॉसी कलर्स होते हैं सिल्क के एंड साथ साथ इसके स्मूथ टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड फैब्रिक है बहुत सोसाइटीज में। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो सिल्क बनाने की प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म। जो रॉक सिल्क होता है ना वो कैसे बनाया जाता है, सिल्कवर्म के कोकून से बनाया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। तो इसको क्या करते हैं, स्पन करते हैं, थ्रेड बनाया जाता है मतलब इस कोकून से, एंड देन फिर उससे क्या किया जाता है, क्लॉथ वोव किया जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। तो ये जो सिल्क बनाने की प्रोसेस है ना ये 7000 ईयर्स पहले से चाइना में इन्वेंटेड है। वाइल द मेथड रिमेन्ड अ क्लोजली गार्डेड secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them। तो इसकी जो मेथड थी ना सिल्क बनाने की, ये चाइना में बनते थे ये ठीक है, बट चाइना ने ये सीक्रेट रखा था बहुत ईयर्स तक, थाउजेंड्स ईयर्स तक, एंड किसी को भी ये बताया नहीं था। बस लोगों को सिल्क के बारे में कैसे पता चला कि काफी सारे लोग चाइना से दूसरे स्टेट्स और सिटीज में गए और कंट्रीज में गए, तो वहां पर वो लोग कैमल पे या फिर बेयर फुट और हॉर्स के बैक पे अपना सामान भी लेके गए होंगे, तो उसमें सिल्क था। तो द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। तो अब सिल्क था उनके पास और फिर वो जिस पाथ से जाते गए तो इसलिए उसको नेम दे दिया गया सिल्क रूट। समटाइम चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो कई बार चाइनीज रूलर्स क्या करते थे, ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर्स थे उनको गिफ्ट्स दिया करते थे, एंड वो भी गिफ्ट्स भी क्या रहता था, सिल्क का ऑब्जेक्ट या सिल्क के क्लोथ्स होते थे। तो इससे ईरान एंड वेस्ट एशिया में सिल्क के बारे में पता चला, एंड देन फर्दर ये स्टोरी जो थी सिल्क की वो स्प्रेड हो गई, नॉलेज जो था सिल्क के बारे में वो स्प्रेड हुआ। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल्स इन रोम। तो 2000 ईयर्स पहले जो सिल्क पहनने का हुआ करता था ना, सिल्क पहनना वो एक फैशन बन गया था रूलर्स में एंड रिच पीपल जो थे रोम के। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि सिल्क जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, एज इट हैड टू बी बॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना एंड अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। तो एक और रीजन क्या था रिच होने का कि ठीक है बनाने की प्रोसेस तो चाइना में हो ही रही थी पर सिर्फ चाइना में ही मिल रहा था, तो अगर किसी को चाहिए है तो उसको चाइना जाना पड़ता था। अब वहां पर डेंजरस रोड्स भी थे, माउंटेन्स एंड डेजर्ट भी थे, तो ये सारी चीजें क्रॉस करके जाने के लिए एक्सपेंसिव हो जाता था सिल्क। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। सो जो उस रूट पे रहते थे ना वो क्या कर रहे थे, ट्रेडर्स को पास होने देने के लिए, मतलब ट्रेडर्स को वहां से निकलने देने के लिए पेमेंट्स डिमांड करते हैं। Look at the map 6 of page number 76 and 77 which shows the silk route and its branches. So page number 76 and 77 पे आपको रेफर करना है, जो सिल्क रूट्स की ब्रांचेस हैं वो मेंशन्ड है। Some kings tried to control large portion of the routes. कुछ किंग्स ऐसे क्या थे जो कि जो रूट्स की पोजीशन थी ना, लार्ज पोजीशन थी, उनको ही कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। तो ये क्यों कर रहे थे, जिससे वो टैक्सेस से बच पाए। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर बॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। और इसके अलावा टैक्सेस से बच पाएंगे, जो ट्रिब्यूट्स देते हैं वो बच जाएगा, गिफ्ट्स देना होता था वो सब बच जाएगा ट्रेडर्स का। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम द अटैक्स बाय रॉबर्स। और इसके रिटर्न में वो क्या था, वहाँ के जो लोग होते थे ना वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे वहां से पास होने में, क्योंकि जो किंगडम्स जिसके भी रहते थे ना तो वहां पर रॉबर्स का अगर अटैक हुआ तो वो लोग उसमें प्रोटेक्ट कर लेते थे ट्रेडर्स की। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानस हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ऐसे रूलर का जो कि सिल्क रूट को भी कंट्रोल करने का ट्राई करे, वो कौन थे, कुशानास, जिन्होंने सेंट्रल एशिया में 2000 ईयर्स पहले रूल किया। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा, एंड दो इनके इंपॉर्टेंट या फिर मेजर सेंटर्स क्या थे पावर के, पेशावर एंड मथुरा थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम, एंड इस किंगडम में तक्षशिला भी इंक्लूडेड था।
During their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. तो इस रूल के टाइम पे एक ब्रांच जो था सिल्क रूट का वो एक्सटेंड हुआ सेंट्रल एशिया से डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, एंड फिर वहां से ही सिल्क जो था वो शिप हुआ वेस्टवर्ड में और आया कहां तक, रोमन एम्पायर तक. द कुशानाज वर ऑलमोस्ट वर अमंगस्ट द ईस्ट earliest ruler of the subcontinents to issue gold coins. These were used by traders along the silk routes. तो जो कुशानास थे वो किन में आते थे, वो किस कैटेगरी में आ रहे थे, वो अर्लीस्ट रूलर्स की कैटेगरी में थे सब कॉन्टिनेंट की, एंड वो ही गोल्ड एंड गोल्ड कॉइन्स इशू करने में भी उनका नेम आता है. दीज वर यूज बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट. तो ये जो कॉइन्स है वो कहाँ पर यूज होते थे, ट्रेडर्स इनको यूज करते थे सिल्क रूट से ट्रैवल करने में. व्हाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ड्स अलॉन्ग द सिल्क रूट्स. तो सिल्क रूट्स में जो ये माउंटेन्स एंड डेजर्ट से रिवर्स थे, सो उसको क्रॉस करने में कार्ड्स में भी प्रॉब्लम्स होते. दैट इज वाई माउंटेन्स एंड रिवर्स की वजह से वहां पर जो कार्ट रूट नहीं था. सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी. ट्रेस द सी रूट ऑन मैप नंबर 6. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी. तो एक तो रूट इसका जो है वो 76 पेज नंबर पे दिया हुआ है मैप 6 में, वो फाइंड आउट करना है. एंड एक और रीजन क्या है यहाँ पर पूछा हुआ है जो कि क्या एडवांटेज हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन, क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी था सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करने में बाय द सी रूट. तो सी रूट से ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होता था ना, शिप में जो एक्सीडेंट्स के चांसेस थे वो और मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें वाटर और मॉइस्चर अगर चला जाता था तो वो खराब हो जाता है. दैट मीन्स कि सिल्क जो है ना उसमें अगर मॉइस्चर या वाटर चला जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो दैट इज वाई उसको जनरली सी रूट से नहीं पहुंचाते हैं. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. तो यहाँ पर अब जब ये न्यू सिटीज फॉर्म हो रही थी उसके साथ साथ ही बुद्धिज्म जो है वो भी काफी अच्छे से स्प्रेड हो रहा था, जो कि हम इस टॉपिक में देखते हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में. The most famous Kushana ruler was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. So बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हो रहा था ना कि कुशाना जो एक प्लेस थी वहां पर सबसे फेमस रूलर कनिष्क थे जिनने 1900 ईयर्स पहले रूल किया था. ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स. तो वो क्या करते थे कि बुद्धिस्ट काउंसिल एक ऑर्गेनाइज करते थे जहां पर स्कॉलर्स आके मिलते थे एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे. अश्व घोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा चरित्र, लिव्ड इन हिज कोर्ट. एंड ये जो कनिष्क थे ना उनके कोर्ट में एक पोएट रहते थे अश्वघोष, जिसने की बुद्ध की बायोग्राफी लिखी थी. तो अश्वघोष कौन था, एक पोएट थे. एंड क्या कंपोज किया था, बायोग्राफी किसकी, बुद्ध की. क्या नेम था बायोग्राफी का, बुद्ध चरित्र. एंड ये कहाँ पर रहते थे, कनिष्का के कोर्ट में रहते थे. अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत. तो अश्वघोष एंड जो दूसरे बाकी सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे ना वो अपनी राइटिंग्स जो भी वो लिख रहे थे वो संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया. न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म known as महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप. तो इसके साथ साथ ही क्या हुआ, बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म महायान बुद्धिज्म डेवलप होने लगा. दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर. एंड ये जो महायान बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था ना इसके दो अलग अलग फीचर्स थे. क्या क्या फीचर्स थे, अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculptures by using certain signs. तो जो बुद्धास की प्रेजेंस होती थी वो शो की जाती थी और कुछ साइंस का यूज करके, स्कल्पचर्स में यूज करते थे कुछ साइंस का यूज करके. एंड फॉर इंस्टेंस दिस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री. तो कैसे ये साइंस का यूज किया था कि जो बुद्धा का एनलाइटमेंट था वो पीपल ट्री के अंडर हुआ था, पीपल ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था, उसके बाद ही एनलाइटमेंट हुआ. सो इसीलिए स्कल्पचर में जब एनलाइटमेंट शो करना था तो वहां पर क्या बता दिया, पीपल ट्री का स्कल्पचर. नाउ स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा वर मेड इन. इसके बाद बुद्धा की जो स्टैच्यूज हैं वो भी बनना स्टार्ट हो गई थी. मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा व्हाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला. तो कुछ तो जो है वो मथुरा में बनी है एंड बाकी कुछ जो स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज हैं वो तक्षशिला में भी बनी. सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिस्तवा. और इसके अलावा जो सेकेंड चेंज आया था वो किस में आया था, बोधिस्तवाज में आया था. दीज वर सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट. तो बोधिस्तवाज कौन होना चाहिए, जिन पर्सन ने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया है. वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट
आइसोलेशन एंड मेडिटेशन इन पीस। तो जब एक बार अगर एनलाइटमेंट अटेन कर लिया है तो फिर कंप्लीट आइसोलेशन में, मेडिटेशन में और पीस में रहना चाहिए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। बट ऐसा ना करने के अलावा वो क्या कर रहे थे, वो और दूसरे लोगों को टीच कर रहे थे एंड दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे थे एंड सबके साथ में ही रह रहे थे, आइसोलेशन में नहीं रह रहे थे। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट वर बिकम वेरी पॉपुलर। तो उसके बाद क्या, जो बुद्धिस्ट थे ना, उनकी वर्शिप बहुत पॉपुलर हो गई थी। द वर्शिप एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू द कोरिया एंड जापान। सो ये जो उनका वर्शिप था ना बुद्धिस्ट का, ये पॉपुलर हुआ तो सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ, चाइना में, एंड फिर धीरे धीरे कोरिया एंड जापान में भी हो गया था। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। तो बुद्धिज्म जो थे उन्होंने क्या और स्प्रेड किया था, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी वो गए थे एंड काफ़ी सारे जो केव्स थे वो एक्सप्लोर किए एंड हेलोड आउट हुए। जो हिल्स थे, मॉन्क्स जहाँ पर रहते थे ना, तो हिल्स में, केव्स में मॉन्क्स रहते थे, तो वो सारी जगह को एक्सप्लोर किया था। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। सो इनमें से कुछ जो केव्स थे वो किससे बन रहे थे, किंग्स एंड क्वींस के ऑर्डर से बने थे, एंड कुछ ऐसे जो थे वो मर्चेंट्स एंड फार्मर्स के थ्रू बने थे। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, एंड ये जो थे ना कहाँ पर लोकेटेड थे, वेस्टर्न घाट से जो पासेस निकलते थे ना वहाँ पर ये केव्स लोकेटेड थे। रोड्स कनेक्टिंग थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट वर सिटीज इन द डेक्कन रेंज थ्रू दीज पासेस। तो जो रोड्स प्रॉस्पर पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे थे ना कोस्ट पे, एंड इनके बीच में क्या आ रहे थे, सिटीज भी आ रहे थे जो कि डेक्कन रेंज में थे। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted इन दीज केव्स मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, एंड जो ट्रेडर्स होते थे वो भी इन केव्स एंड मोनेस्ट्रीज में हॉल्ट करते थे ट्रैवल के टाइम पे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज Theravada Buddhism was more popular in these areas. तो बुद्धिज्म भी इसके साथ साथ स्प्रेड हुआ साउथ ईस्ट वर्ड में, एंड फिर श्रीलंका, म्यांमार में, थाईलैंड में, एंड कुछ दूसरे और पार्ट्स में साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें कि इंडोनेशिया भी इंक्लूडेड है। ओल्डर फॉर्म जो रहा बुद्धिज्म का, उसमें और क्या बोला जाता है, थेरावादा बुद्धिज्म बोला जाता है, वो जो कि और पॉपुलर था इन एरियाज में। रीड पेज नंबर 100 वंस मोर। कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू दीज लैंड। सो पेज नंबर 100 पे और हमें पता चलेगा कि बुद्धिज्म कैसे ज़्यादा इन लैंड्स में स्प्रेड हुआ था। एंड यहाँ पर ये जो फिगर्स दिए हुए हैं उसमें स्टैच्यूज हैं। बिलो लेफ्ट इज एन इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम द मथुरा, तो मथुरा में ये जो इमेजेस बन रहे थे, एंड राइट इज अ इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला। सो लुक एट दीज एंड नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दैट यू मे फाइंड। तो ये दोनों स्टैच्यूज में क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिसिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पर जो स्टैचू है वो स्टैंडिंग पोजिशन में है, एंड यहाँ पर क्या है, सिटिंग पोजिशन में है। एंड ऑलमोस्ट जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स थे वो मथुरा एंड तक्षशिला में स्कल्पचर के फॉर्म में ही थे, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे सो जो तक्षशिला में स्टैचू स्कल्पचर्स बने हैं ना वो बहुत फाइन क्रेविंग हुई है, स्कल्पचर बनाने में भी क्रेविंग जो हुई है वो बहुत फाइन है यहाँ पर, एंड इट इज़ नॉट दैट फाइन इन मथुरा। सो ये डिफरेंसेस हैं कुछ कॉमन से, एंड सिमिलैरिटीज भी हैं कि यहाँ पर क्लोथ यूज किया हुआ है एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है। देन हैंड की पोजिशन जो है वो भी सेम है, जो मेडिटेटिंग पोजिशन होती है, क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर जो दिया हुआ है केव एट कार्ले महाराष्ट्र, जहाँ पर बुद्धा ने भी एनलाइटमेंट के पहले और बाद में मेडिटेशन किया था। इसके अलावा जो ट्रेडर्स एंड सेलर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो भी यहाँ पर आके स्टे करते थे इफ रिक्वायर्ड। देन यहाँ पर जो पिलग्रिम वर्ड यूज किया हुआ है ना उसका मीनिंग दिया है कि दे आर द मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो वर्शिप, गॉड की वर्शिप करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर जर्नी कर रहे हैं तो ट्रैवलर हो गया, बट जर्नी का रीजन क्या है, मोटिव क्या है, वर्शिप करना गॉडेस की या फिर गॉड की। तो जो भी मैन एंड वुमेन ये करते हैं वो उनको बोल देते हैं क्या, पिलग्रिम्स।
तो नेक्स्ट टॉपिक ही है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स की क्या क्वेस्ट थी अब? एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन कैरवन्स एंड शिप्स पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद देम। तो जब ट्रैवलर्स मूव कर रहे थे ना, ट्रेडर्स मूव कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, तो उनके साथ साथ पिलग्रिम्स जो थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाजियान हु केम टू सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। तो इनमें से सबसे फेमस जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट नेम आता है जियान का, जो कि सब कॉन्टिनेंट में 1600 ईयर्स पहले आया अराउंड। देन जुआन जैंग का नेम आता है जो कि 1400 ईयर्स पहले आए। एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर द जुआन जैंग। तो आई क्विंग जो है वो कब आए थे? 50 इयर्स बाद में आए थे जुआंग जैंग के। दे कैम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। एंड ये क्या क्यों आए थे? प्लेसेस विजिट करने के लिए जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री, एंड इसके साथ साथ फेमस मोनेस्ट्रीज भी। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। एंड हर एक जो पिलग्रिम है वो किस चीज का अकाउंट छोड़ रहे थे? उनकी जर्नी का। दे रोट ऑफ द डेंजर दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल। एंड ये क्या लिख रहे थे? जो भी डेंजर वो अकाउंट कर रहे थे ना, एनकाउंटर कर रहे थे ट्रैवल के टाइम पे, उसको भी वो लिखते जा रहे थे। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्री, विच ऑफन टुक ईयर्स, तो इसमें क्या था? बहुत टाइम भी लगा था ट्रैवल करने में, एंड साथ साथ ये जो डेंजर्स को लिखने में भी। ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक दे कैरीड बैक विद देम। सो पूरा वो जो ट्रैवल करके आए थे कंट्री से दूसरे कंट्री में, एंड जो मोनेस्ट्रीज में गए थे, तो वहां जहां जो भी डेंजर्स एनकाउंटर हुए थे वो सारे को नोट करके एक बुक का फॉर्म बनाया एंड फिर उस बुक को अपने साथ ले गए थे। Xuan Zhang, who took the land route back to China through the northeast and central Asia, carried back with him statues of the Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 1600 manuscript loaded on the back of 20 horses। तो Xuan Zhang जो था ना, जो लैंड रूट से वापस गया चाइना और नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया होते हुए, वो अपने साथ साथ बुद्धा की गोल्ड एंड सिल्वर और सैंडलवुड की स्टैच्यू लेके गए। अराउंड 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो भी लेकर गए। किसके ऊपर लोड करके ले गए थे? 20 हॉर्सेस के ऊपर। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। सॉरी, इनमें से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो कब लॉस्ट हो गई थी? जबकि इंडस कैप्साइज्ड जो था ना, वहां पर उनकी बोट लॉस्ट हो गई थी। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। एंड बाकी की पूरी लाइफ में क्या किया उन्होंने? जो संस्कृत में मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको चाइनीज में कन्वर्ट किया, जिससे कि बाकी सारे चाइनीज लोगों को भी पढ़ने में आए। एंड देन यहाँ पर है नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो नालंदा के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, तो नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी जो दूसरे पिलग्रिम्स थे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे यहाँ पर नालंदा में, जो बिहार में सिचुएटेड है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। एंड यहाँ पर बुद्धिज्म की टीचिंग की जाती थी बेसिकली। एंड जुआन जेंग ने भी नालंदा में स्टडी करने का उनका इच्छा थी, मतलब ही वांटेड टू स्टडी इन नालंदा। सो इसके रीजंस भी हैं कि वहाँ पर उनको बुद्धिज्म के बारे में बहुत प्रिसाइज एंड प्रॉपर नॉलेज मिल सकता था। क्लियर? तो अब ये था कि कैसे यहाँ पर स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म। अब देखते हैं हम कि भक्ति की जो बिगनिंग है वो कैसे, तो मतलब स्प्रेड कैसे हुआ? जब पिलग्रिम्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पहले ट्रेडर्स मूव कर रहे थे तो ट्रेड डेवलप हुआ, देन पिलग्रिम्स में मूव करना स्टार्ट किया तो फिर जो रिलीजन है वो स्प्रेड होने लगा। अब भक्ति कैसे बिगन हुई? सो दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज व्हिच बिकम अ central feature of later Hinduism gained in importance. These deities included Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. So यहाँ पर एक और चीज आती है कि जब जो कुछ डाइटीज होती हैं उनके वर्शिप में, जो कि क्या बन जाते हैं? एक सेंट्रल फीचर बन जाते हैं लेटर हिंदुइज्म का, एंड उससे ही इंपॉर्टेंस गेन करते हैं। मतलब इस टाइम पे क्या रहा ना कि जो वर्शिप थी कुछ डाइटीज की, जो गॉड एंड गॉडेसेस की थी, वो सेंट्रल फीचर थी लेटर हिंदुइज्म का। एंड इससे ही इंपॉर्टेंस मिली कि ये जो डाइटीज होते थे इनमें शिवा इंक्लूडेड है, विष्णु, एंड जो गॉडेस होते थे दुर्गा, ये भी इंक्लूडेड है। तो दीज डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्तिज एंड idea that become very popular at this time. So ये जो सारे deities, gods and goddesses थे वो भक्ति के फॉर्म में पॉपुलर थे। मतलब ये सारे लोगों को कैसे वर्शिप किया जाता था? इन द
थ्रू भक्ति, एंड यही बहुत पॉपुलर बन गया था उस टाइम पे. भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी. भक्ति क्या रिफर करती है? सो एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी पर्सन के जो डिवोशन है, उसकी जो फीलिंग्स है एक पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस के लिए, या फिर सारे ही गॉड एंड गॉडेस के लिए. सो दैट शोज द भक्ति इन दैट पर्सन. एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति. जो कोई भी पर्सन हो, रिच हो चाहे पुअर हो, किसी भी क्लास को बिलोंग करता, हायर लोअर, मैन हो वुमेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी पर्सन जो है वो भक्ति का पाथ फॉलो कर सकता है, क्योंकि भक्ति सिंपली क्या करना है? गॉड या फिर डाइटी का वर्शिप करना है. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत. सी चैप्टर 11. तो अगेन चैप्टर 11 के लिए हमें बहुत सारी चीजें आते जा रही हैं, कि इसलिए हम चैप्टर 11 को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आफ्टर वन वीडियो अगेन. सो द आइडिया ऑफ भक्ति कहाँ से आता है? भगवद गीता से आता है. भगवद गीता हिंदूज की एक सेक्रेड बुक है जो कि महाभारत में भी इंक्लूडेड है. इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्मास एंड टेक refuge in him as only he can set Arjun free from every evil. So इसमें जो कृष्णा जो गॉड होते हैं ना, वो अर्जुन जो उसका डिवोटी होता है एंड उसके बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि धर्म को अबेंडन करो एंड अपने अंदर एक रेफ्यूजी ले आओ. एज ओनली जो अर्जुन होता है ना, उसको ही सारे विल से वो दूर करने के लिए अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एंड उसके लिए नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो सारे एविल्स को दूर कर सकते हैं. दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये जो वर्शिप थी ना अर्जुन की कृष्ण के लिए, ये पूरे कंट्री में फेमस हुई. दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेसेस. तो जो भी ये सिस्टम को फॉलो करता है भक्ति के, वो क्या कर रहा है? डिवोशंस को एम्फेसाइज कर रहा है एंड जो इंडिविजुअल वर्शिप होता है गॉड और गॉडेस का, उसको भी एम्फेसाइज करते हैं. इसके अलावा जो सैक्रिफाइसेस एलैबोरेट करने का, मतलब सैक्रिफाइसेस का जो परफॉर्म किए जाते थे, उसके अलावा वो हर एक गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप करने पर ज्यादा फोकस डालते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ द डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डाइटी विद प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिजायर. सो ऐसा भी बोला जाता था कि अगर कोई पर्सन अपने फेवरेट या फिर किसी भी एक वो डाइटी को प्रॉपरली वर्शिप करेगा, उनके लिए पूरा डिवोट हो जाएगा, सो वो डाइटी जो है वो उसको दिख सकते हैं जिस भी फॉर्म में वो चाह रहा है उस डाइटी को देखना. सो द डीटी could be thought of as human being, lion, tree or any other form. So ये जो डाइटी होती है वो किसी भी फॉर्म में सोची जा सकती है. वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, लायन हो सकता है, ट्री या फिर कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. तो जब ये आइडिया एक्सेप्ट हो गया ना, तो उसके बाद ही ये जो डाइटीज, दैट मीन्स गॉड एंड गॉडेसेस थी, उनकी इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया गया था. इमेज बनाने से क्या होता था ना कि गॉड की एक इमेज होने से वर्शिप करते थे लोग एंड उनके लिए डिवोटेड रहते थे. देन बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स प्लेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल. तो ये डाइटीज क्या है? स्पेशल है, क्योंकि इनको वर्शिप करने से काफी सारे जो माइंड में चेंजेस आते हैं, दैट इज वाई दे आर स्पेशल. सो फिर इनके लिए नॉर्मल होम्स तो हो नहीं सकते, तो स्पेशल होम्स बिल्ड किए जाते थे जिनको बोला जाता है अभी टेम्पल्स. यू विल लर्न मोर अबाउट these temples in chapter 11. अगेन चैप्टर 11 आ गया है, तो चैप्टर 11 हम बिल्कुल पढ़ेंगे एंड बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा. सो अभी 9 चैप्टर है. देन आफ्टर दिस वी विल स्टडी चैप्टर 10 एंड देन वील कम टू चैप्टर 11, जहां पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर्स, पोइट्री एंड आर्किटेक्ट. तो भक्ति से बहुत सारे जो ऐसे एक्सपीरियंस है आर्ट में, स्कल्पचर में, पोइट्री में, आर्किटेक्चर में, ये सारे भी इंस्पायर हुए हैं. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है भक्ति के बारे में. तो हमने देखा है कि क्या बोलते हैं हम, किसी भी पर्सन या डिवोटी की जो फीलिंग होती है किसी एक गॉडेस के लिए, दैट इज भक्ति. अब एक पोयम यहाँ पर दी हुई है किसी भक्त के थ्रू, तो वो आप रीड करना. हिंदू टर्म का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है. तो द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस. तो हिंदू वर्ड जो है वो भी कहाँ से आया? रिवर इंडस वर्ड से डिराइव हुआ है. इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रिफर टू पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर एंड टू द कल्चरल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स.
तो ये जो है वो कौन यूज करता था, अरब्स एंड ईरानियंस जो थे वो यूज करते थे। एंड वो क्या रेफर कर रहे थे, ऐसे लोगों को जो कि रिवर के ईस्ट साइड में रहते हैं, एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड जो कल्चरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं जिसमें कि रिलीजियस बिलीव्स भी इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ? तो ये है चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने देखा कि ट्रेड्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ट्रेड का ट्रैवल करने से क्या सिग्निफिकेंस रहा, जब ट्रेडर्स जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके साथ साथ पिलग्रिम्स जो थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे। पिलग्रिम्स ने जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो कई सारे चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो भी इंडिया आए, एंड इंडिया आके वो बुद्धिज्म की इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो लेकर गए, जिससे कि वहां के लोगों के बारे में भी स्प्रेड हो। इसके अलावा बुद्धिज्म के अलावा इंडिया में दूसरे रिलीजन्स भी स्प्रेड होना फिर स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम ए में फर्स्ट है मूविंदर। तो ये कौन होते हैं? 3 चीफ्स जो थे, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। देन नेक्स्ट है लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ के लॉर्ड किसको बोला जाता था? सतवाना जो रूलर थे ना, उनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? सेकंड, सतवाना रूलर। एंड फर्स्ट में क्या है? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। देन उसके बाद आता है अश्वघोष। तो अश्वघोष क्या थे? बुद्ध चरित्र, जो कि बुद्ध की बायोग्राफी थी वो लिखी थी अश्वघोष ने, एक पोएट थे। देन बोधिसत्व जो होते थे ना, वो क्या थे? बुद्धिज्म के महायान जो कि बुद्धिज्म पढ़ा रहे थे। एंड दे आर सपोज टू आइसोलेट एंड मेडिटेट, बट वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? टीच कर रहे थे एंड लोगों को अवेयर कर रहे थे। देन ज़ुआनज़ैंग, लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है। और वैसे भी हमने अभी देखा था पिलग्रिम्स में कि जो फर्स्ट 3 पिलग्रिम्स मेजर आए उनमें से एक था क्या? ज़ुआनज़ैंग। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 5। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड किंग वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? किंग सिल्क रूट क्यों कंट्रोल कर रहे थे? बिकॉज दे कुड कलेक्ट टैक्सेस एंड एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। अब अगर वो सिल्क रूट को कंट्रोल कर देंगे तो वो क्या कर पाएंगे? टैक्स अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे, एंड एक एडिशनल सोर्स हो जाएगा रेवेन्यू के लिए किंग्स के पास। एंड इसके अलावा जो गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स थे वो भी ट्रेडर्स दे रहे थे किंग को, इसीलिए उनको लग रहा था कि ये सिल्क रूट जो है वो बंद हो जाए, तो यहाँ पर ही जो ट्रेड है वही चलता रहेगा और इससे उन्हें गिफ्ट्स भी मिलते रहेंगे। देन थर्ड इज, what kind of evidences do historian use to find out about trade and trade routes? तो कौन से ऐसे evidences थे जो कि historian यूज करते थे ये बताने के लिए कि trade and trade routes कैसे होना चाहिए? तो कुछ evidences जो मिले हैं उनमें फर्स्ट आता है कि लिटरेचर के थ्रू, कंसर्न पीरियड का जो लिटरेचर है उसमें evidences दिए हुए हैं इस चीज के बारे में कि जो historians यूज करते थे, मतलब जो ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स है उसके बारे में लिटरेचर में दिए हुए evidences। देन इसके अलावा एंशिएंट कॉइन्स मिले। तो कॉइन्स ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे कॉइन्स गिफ्ट्स में दिए होंगे, तो दैट मीन्स कि वहां पर कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एग्जिस्ट करता था, तभी तो ये कॉइन्स का एक्सचेंज हुआ है। एंड थर्ड आ जाता है कि पॉटरी, बोल्स एंड प्लेट्स जो मिले हैं वो भी यही शो करते हैं कि ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स की बेसिकली जो इंडिया में या फिर उस कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में नहीं बनते थे, बट ऐसे पॉट्स एंड आर्टिकल्स वहां पर मिले। दैट मीन्स कि एक्सचेंज हुआ है ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्त? तो भक्त के मेन फीचर्स क्या होते हैं? सॉरी, भक्ति के मेन फीचर्स क्या है? सो भक्ति हिंदुइज्म का सेंट्रल फीचर है। देन किसी भी गॉड या गॉडेस, दैट मीन की डाइटीज की वर्शिप करने के लिए क्या कैसे किया जाता है? भक्ति के थ्रू ही किया जाता है। भक्ति को कैसे समझ सकते हैं हम? किसी एक पर्सन के जो डिवोशन होता है ना, उसके चूजन डाइटी, उसके फेवरेट हो या फिर किसी भी एक चूजन डाइटी, गॉड या गॉडेस के लिए जो डिवोशन होता है वो भक्ति के थ्रू समझा जा सकता है। भक्ति का जो फीचर पाथ है वो कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी पर्सन रिच हो, पुअर हो, हाई लो कास्ट को बिलोंग कर रहा हो, मैन है या वुमेन है, एवरीवन और एनीवन कैन फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। एंड ये पाथ जो है भक्ति का वो क्या एम्फेसाइज करता है? किसी एक पर्सन की डिवोशन जो होते हैं एक इंडिविजुअल गॉड के लिए या गॉडेस के लिए वो शो करते हैं। इसमें भक्ति में सेक्रीफाइस करने पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। मेन एम्फेसिस कहाँ पर डाला जाता है? डिवोशन पे। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि सेक्रीफाइस का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं होता है। एंड देन नेक्स्ट आता है क्या? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भक्ति सिस्टम होता है, अगर कोई डिवोटी एक अपने चूजन डाइटी को वर्शिप करते हैं विच
प्योर हार्ट के साथ। तो जो डाइटी है वो अपीयर होते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में भी वो ही और शी मे बी डिजायरिंग, तो जिस फॉर्म में भी वो डिजायर कर रहे हैं ना उस फॉर्म में वो अपीयर होते हैं। तो इसीलिए डाइटी जो है वो ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री या किसी फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये इस आइडिया को एक्सेप्ट करके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने डाइटीज की बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस भी बनाई हुई हैं जो हम प्रेजेंट टाइम पे भी देख सकते हैं। देन यहाँ पर और फर्दर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, वो आता है डिस्कस द रीजन वाई चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। तो चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें इंडिया की जो प्लेसेस थी वो विजिट करना थी। कौन सी प्लेसेस? बहुत सारी प्लेसेस थी इंडिया में, तो कौन सी प्लेसेस विजिट करना था जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड थे, एंड साथ साथ जो फेमस मोनेस्ट्रीज थी वो भी विजिट करना था। इसीलिए वो अपना टाइम जो था वो कहाँ पर स्पेंड किया? नालंदा में स्टडी करने में स्पेंड किया। देन क्वेश्चन 6 है, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति। सो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भक्ति के क्यों अट्रैक्टेड थे? क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी जेंडर का हो, इकोनॉमिक स्टेटस का हो, कास्ट स्टेटस कुछ भी होने के बाद भी वो भक्ति का पाथ फॉलो कर सकते थे। दैट इज वाई जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना वो भक्ति की तरफ अट्रैक्टेड थे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। अभी आपकी एक्टिविटी आती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में है दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। फर्स्ट वन इज लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट, व्हिच ऑफ दीज आर मेड इन द सिटीज, विलेज इन which you live and which are bought by traders from other areas। So कोई 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम के 5 थिंग्स के नेम आपको बताना है आपके मार्केट से, जो आप मार्केट से कभी बाय करके आते हो, लेकर आते हो, एंड इनमें से कौन सी जो चीजें हैं वो सिटी में बनी है या विलेज में बनी है, उनको सेपरेट लिस्ट बनानी है। एंड अगर दूसरे सिटी में मिल रही है दैट मीन कि ट्रेडर बॉट खरीद के लाया होगा, सो कौन से एरिया से वो ये मैन्युफैक्चर हुआ और लेकर आया। तो ये सारा आपको एक अकाउंट बनाना है, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ बहुत सिंपल हो जाएगी कि आपको लिस्ट बनाना है और ऐसे थिंग्स का, फिर उसको सेपरेट कर देना, सिटी से आई हुई एंड विलेजेस में बनी हुई। फिर सिटीज से जो आ रही है दैट मीन्स कि आपके दूसरे आपके नेटिव प्लेस में नहीं मिलती है, दूसरे सिटी से आई है, सो वो ट्रेडर कहाँ से लेकर आया है इसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। देन 8th जो है एक्टिविटीज में क्या करना है, There are several major pilgrimage performed by people in India today। बहुत सारे pilgrimages हैं, that means कि बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। Find out about any one of them and write a short description। So किसी भी एक pilgrimage के बारे में आप लिख सकते हो, आप भी गए हो गए, आपके elder ones गए, उनकी हेल्प ले सकते हो, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। हिंट, who can go on the pilgrimage। अब कौन जा सकता है pilgrimage पे? men, women या children, कोई भी जा सकता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, सो कितना टाइम लगता है, जो भी ट्रैवल का टाइम है वहां पर एक्सप्लोर करने में, इट डिपेंड्स। हाउ डू पीपल ट्रैवल, तो पीपल आज के टाइम पे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? बाय बसेस, बाय ट्रेन्स, बाय एरोप्लेन्स और बाय अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे काफी सारी प्लेसेस पे जो है हाइट पे टेम्पल्स बने हुए हैं पहले से ही, सो वहां पर जाने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यूज होते हैं। एनिमल्स का यूज भी होता है। व्हाट डू दे टेक विद देम, क्या लेकर जाते हैं वो अपने साथ। व्हाट डू दे डू व्हेन दे रीच द होली प्लेसेस, होली प्लेसेस जो पिलग्रिमेजेस है वहां पहुंचने के बाद क्या करते हैं। डू दे ब्रिंग एनीथिंग बैक विद देम, तो ये जो पिलग्रिमेजेस होते हैं वो अपने साथ कुछ वापस भी लेकर आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑफ एनी प्लेस दैट यू हैव विजिटेड और that has been visited by any of your family member। so आपको यहाँ पर एक पिलग्रिमेज और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखना है जो कि मार्केट से बाय किए हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो बताना है। क्लियर? सो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एंड हो गए। अब हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सम इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो सिल्क मेकिंग की डिस्कवरी कब हुई? 7000 ईयर्स पहले, दैट मीन बहुत पहले हो गई है। Then Cholas, Cheras and Pandyas about 2300 years ago। तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास जो है वो कब फॉर्म हुए? 2300 years ago। Not they are formed but कब एग्जिस्टेंस में आए थे। Then growing demand for silk in the Roman Empire। रोमन एम्पायर में सिल्क की डिमांड ग्रो कर रही थी, कब हो रहा हुआ ये? 2000 years पहले हुआ। Then कनिष्का द कुशनास रूलर, तो ये कब फॉर्म हुए थे? 1900 years हुए थे। Then चाइनीज पिलग्रिम था फानजियान, वो इंडिया कब आया? 1600 years पहले आया। देन उसके बाद एक आया ज़ुआनज़ेंग जो कि इंडिया कब आया था? अबाउट 1400 years पहले आया। तो ये जो ज़ुआनज़ेंग था वो इंडिया क्यों आया था? ही वॉज ऑल्सो अ पिलग्रिम एंड अपर जो है उसने क्या कंपोज की थी? डिवोशनल पोएम
कंपोज की थी फॉर प्रेजिंग शिवा, और वो भी 1400 ईयर्स पहले था। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1400 ईयर्स पहले जुआन जेंग भी आया था और एक अपर नाम का पर्सन ने भी डिवोशनल पोएम्स जो थी वो कंपोज की थी। क्लियर है? तो ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न करना है या फिर इनको कॉपी में नोट भी करना है। सिर्फ कॉपी में नोट नहीं करना है, लर्न तो करना ही करना है। क्लियर है? सो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। लाइन बाय लाइन रीडिंग, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कवरिंग और द डायग्राम्स ऑल्सो। ठीक है? सो अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फर्दर जो आगे के कंटिन्यूड कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी आपको बताया है कि अगर आप अभी क्लास 6 की हिस्ट्री को पूरा थॉरोली एंड पूरे कंसेप्ट को माइंड में याद रखोगे, अब आप सोचोगे कि हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट कहाँ होते हैं, पर हम जो इतनी माइन्यूट चीजें देखते हैं कि कब कौन सा रूलर आया था, उसने क्या किया, और उसके बाद वैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बतानी है। दैट इज वाई चैप्टर की रीडिंग प्रॉपरली करना जरूरी है एंड उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आगे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। सो स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू सो मच।